अगर मैं कहूँ कि फंड मैनेजर अच्छे स्टॉक्स को बाई भी कर सकता है और साथ ही साथ जिस स्टॉक्स के ऊपर उसका नेगेटिव व्यू है उसे शॉर्ट भी कर सकता है। तो ये स्ट्रेटजी मेनली इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के बाहर अपॉर्चुनिटी सर्च करती है और उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? एसबीआई म्यूचुअल फंड का मैग्नम एसआईएफ प्लेटफॉर्म एक नया फंड लेकर के आया है जिसका नाम है मैग्नम इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो आइए जानते हैं कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप से किस तरह से अलग है और लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी क्या है और साथ ही साथ इसमें किस तरह के लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज सिंपल लैंग्वेज में इस फंड को हम लोग डिकोड करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 20 सालों से इन्वेस्टर्स के साथ में काम कर रहा हूं। मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। मेरी कंपनी मिंटिंग माइंडसेट एलएलपी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है और हमारा एआरएन कोड है 272183। तो अब हम समझते हैं कि सबसे पहले एसआईएफ क्या है। एसआईएफ का मतलब है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का एक कैटेगरी है जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के लिए जाना जा सकता है। और नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड्स होता है जहां पर कि आप 500 या 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उस तरह का फंड नहीं है। इसमें आपको मिनिमम 10 लाख रुपए से इसका टिकट साइज स्टार्ट होता है। और एसआईएफ में सिंपल चीज ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। सर्टेन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि डेरिवेटिव्स को यूज करके फंड मैनेजर अनहेज्ड शॉर्ट पोजीशन को कैरी कर सकता है, मतलब नेकेड शॉर्ट पोजीशन ले सकता है। तो सिंपल शब्दों में यह कह सकते हैं कि एसआईएफ को सिंपल म्यूचुअल फंड समझना सही नहीं होगा। अब स्कीम को डिकोड करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट का क्या मतलब है। एक्स टॉप 100 का मतलब अगर हम समझे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंडिया की टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप में आती है और उसके बाहर की जो कंपनीज होती है उसको हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप कहते हैं। तो प्राइमरली मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है और एसबीआई के प्रेजेंटेशन के हिसाब से जो मेजर इक्विटी एलोकेशन है वो इस फंड का एक्स टॉप 100 कंपनीज में रहेगा और यहीं से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और यहीं से रिस्क भी आता है। एसबीआई के इस एनएफओ प्रेजेंटेशन में देखें तो एक फैक्ट बताया गया है कि जून 2026 के डेटा के अनुसार बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की 1251 कंपनीज में से 548 कंपनीज ऐसी है जिसके ऊपर कोई भी एनालिस्ट एनालिसिस ही नहीं करता है और 418 ऐसी कंपनीज है जिसके ऊपर कोई इक्का दुक्का एनालिस्ट एनालिसिस करता है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो अनरिसर्च्ड कंपनीज है उसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर रिसर्च कम है उसके ऊपर अगर एक्टिव रिसर्च किया जाए तो डिफरेंशिएशन का अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सकता है। लार्ज कैप कंपनीज में ऐसा होता है कि एक एक स्टॉक्स के पीछे कम से कम 30 या 35 एनालिस्ट लगे हुए रहते हैं और उसके विषय में रिसर्च करते हैं। और स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का सिंपल सा दो ही फंडा है कि उसको हम राइट प्राइस पर सही तरह का स्टॉक को सिलेक्ट करें और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन की जो डिस्कवरी है वो सही समय पर सही इंफॉर्मेशन अगर हमको मिलता है तो हम स्मॉल कैप में अच्छी तरह से खेल सकते हैं। लेकिन यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है और वार्निंग क्या है कि स्मॉल कैप मिड कैप में अपॉर्चुनिटी तो ज्यादा होती है लेकिन इसमें वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जहां पर लार्ज कैप का डाउनसाइड अराउंड 38% का होता है वहीं पे मिड कैप का 43% और स्मॉल कैप का ड्रॉडाउन 60% तक का हो सकता है। तो इसलिए ये याद रखने की जरूरत है कि हायर अपॉर्चुनिटी डजंट मीन इजियर रिटर्न, बल्कि स्मॉलर कंपनीज में जो रिस्क है वो है कि कभी बिजनेस फेलियर हो सकता है, लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, गवर्नेंस का इशू हो सकता है और वैल्यूएशन करेक्शन भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसी वजह से एक्टिव सिलेक्शन
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्मॉल कैप कंपनीज में। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि लॉन्ग शॉर्ट की स्ट्रेटेजी क्या है। मान लीजिए कि फंड मैनेजर को एक कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही है, उसका वैल्यूएशन रिजनेबल है और गुड ग्रोथ का आउटलुक उसको दिख रहा है, तो उसमें फंड मैनेजर लॉन्ग पोजीशन लेता है। मतलब एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन उसी फंड मैनेजर को स्टॉक बी, एक ऐसा फंड दिखता है जहां पर कि उसको वैल्यूएशन स्ट्रेच दिख रहा है और अर्निंग भी डिसअपॉइंटिंग वाला नजर आ रहा है, फंडामेंटल्स भी उसको उस तरह के मजबूत नहीं दिख रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं। तो फंड मैनेजर यहां पर डेरिवेटिव्स का यूज करके और कंपनी बी को शॉर्ट करके रख सकता है। अगर एक्सपेक्टेशन के अनुसार ऐसा हुआ कि कंपनी बी नेगेटिव गई तो उसका जो शॉर्ट पोजीशन है उससे उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन सब समय ऐसा नहीं भी हो सकता है। शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम डाउनसाइड को प्रोटेक्ट कर लें, बल्कि कई बार यह कॉल गलत भी हो सकता है और उस सिचुएशन में हमको नुकसान भी हो सकता है। तो ये पॉइंट क्लियरली समझना जरूरी है। अब पोर्टफोलियो एलोकेशन को समझते हैं। ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग यहां पर 65% से 100% तक एक्स टॉप 100 कंपनीज में एलोकेशन किया जाएगा और अप टू 35% तक लार्ज कैप में भी एलोकेशन हो सकता है और 35% डेट मनी और मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट होगा और 25% तक यहां पर अनहेज्ड शॉर्ट एक्सपोजर भी लिया जा सकता है और 20% तक इनविट में या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। परसेंटेज को सिंपली आप ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर रेफरेंस के लिए यह दिया गया है और इसका जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा वो आप इस आईडी से जान सकते हैं। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का जो फ्रेमवर्क है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कोर और सैटेलाइट दो तरह के हिस्से से किया जाएगा। कोर पोर्टफोलियो में 25 से 30 हाईली कन्विक्शन आइडियाज वाले स्टॉक्स लिए जाएंगे और उसके बाद से यह देखा जाएगा कि बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन यानी कि BMV का फ्रेमवर्क इसमें अप्लाई किया जाएगा। बिजनेस में यह देखा जाएगा कि जो बिजनेस हम खरीद रहे हैं उसका ग्रोथ, रिटर्न और कैपिटल का प्राइसिंग पावर क्या है वो देखा जाएगा। और मैनेजमेंट जब देखा जाएगा तो उसका देखा जाएगा कि उसका गवर्नेंस कैसा है, उसका इंटीग्रिटी कैसा है और उनका कैपिटल एलोकेशन किस तरह का है। वैल्यूएशन में यह इंश्योर किया जाएगा कि बिजनेस कहीं हम ओवर प्राइस में तो नहीं खरीद रहे हैं। सैटेलाइट पोजीशन में टैक्टिक एसेट एलोकेशन किया जाएगा, जहां पर कि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी को लॉन्ग शॉर्ट में कैप्चर करने का स्कोप रहेगा। और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कोर इस पोर्टफोलियो को कन्विक्शन देगा और सैटेलाइट एजिलिटी देगा। तो SBI फंड मैनेजमेंट की रिसर्च कैपेबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो यहां पे SBI के पास में 47 मेंबर्स की रिसर्च टीम है और ये लोग 20 सेक्टर के ऊपर स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और 2500 से ज्यादा कंपनियों के साथ में इनका इंटरेक्शन है। ये स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है, लेकिन याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोसेस भी गारंटी नहीं देता है हाई रिटर्न या फिर एश्योर्ड रिटर्न का। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मुझे इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसका डायरेक्ट आंसर देना एप्रोप्रिएट नहीं होगा, लेकिन आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है? क्या मेरे पास 10 लाख रुपया पोर्टफोलियो के हिसाब से सूटेबल एलोकेशन के लिए है? क्या मैं हाई वोलेटिलिटी और डाउनसाइड रिस्क को टॉलरेट कर सकता हूं? और याद रखिए कि 10 लाख रुपया आपके पास में अवेलेबल है, इसका मतलब 10 लाख रुपया कैपिटल रिस्क के लिए नहीं है। दोनों बातें अलग अलग होती है। 10 लाख रुपए का अवेलेबल होना और 10 लाख रुपया रिस्क के लिए अवेलेबल होना। अब चलिए देखते हैं कि इस NFO का पीरियड क्या है। NFO का पीरियड 7 अगस्त से 20 अगस्त तक का है और इसका बेंचमार्क है BSE 500 TRI। इसके फंड मैनेजर है गौरव मेहता और इसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों ही अवेलेबल है। अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आप IDCW वाला प्लान भी ले सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 10 लाख रुपए का है और एग्जिट लोड
3 महीने तक का 1% है और 3 महीने के बाद में इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। फाइनली हम समराइज ये कर सकते हैं कि यह एक एग्रेसिव रिसर्च ड्रिवन स्ट्रेटजी है। अपॉर्चुनिटी है टॉप 100 कंपनीज के बाहर इन्वेस्टमेंट करने का, और स्ट्रक्चर इसका कोर और सैटेलाइट तरह का रहेगा, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन की, लेकिन रिस्क भी हाई है। मार्केट रिस्क, वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी रिस्क, स्टॉक सिलेक्शन रिस्क और डेरिवेटिव्स का रिस्क इसमें एसोसिएटेड है। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि एनएफओ अच्छा है या बुरा, सही क्वेश्चन ये है कि क्या यह स्ट्रेटजी मेरे पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है। इन्वेस्टमेंट जंक्शन में हम फोकस करते हैं फिनेंशियल प्लानिंग, रिस्क एपिटाइट और डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तरक्की करें। धन्यवाद।